सो हे गाइस, DP स्पाइस हेयर। जो ये इंसिडेंट स्टार्ट होता है अमेरिका के लॉस एंजलिस में, जहाँ पे ये सीले के लिए इतना आतंक फैला रखा था जिसके कारण महिला घर से बाहर भी नहीं निकलती थी। तो ये घटना स्टार्ट होता है सन 1950 के अंत 16 के दशक में, जहाँ पे अमेरिका के लॉस एंजलिस में कैलिफोर्निया के सड़कों पर ऐसा सीले के लिए आतंक फैला रखा था जो अपने शिकार से बूढ़ी औरतों को बनाया करता था। यह सीरियल किलर पहले उनका बलात्कार करता था और उनकी घिनौनी तरीका से हत्या कर दिया करता था। एंड गाइस, इस सीरियल किलर को जानते थे हम लोग द बाउंसिंग बॉल किलर के नाम से। तो ये इंसिडेंट स्टार्ट होता है 28 मई 1959 को। रूथ ग्विन नाम की एक 57 वर्षीय महिला अपने काम से घर की तरफ जा रही थी। दोपहर का समय था। अचानक पेड़ के पीछे छिपा हुआ एक व्यक्ति बाहर आता है जिसके हाथ में एक मोटा डंडा होता है। उस व्यक्ति ने अचानक रूथ के ऊपर हमला कर दिया जिससे रूथ बुरी तरह घायल हो गई। उसके बाद उस व्यक्ति ने रूथ को बालों से पकड़कर घसीटते हुए पार्किंग में ले गया और फिर उसके साथ रेप किया। रूथ की चिल्लाने की आवाज कुछ लोगों ने सुन लेते हैं। जब वे लोग करीब आते हैं तो वह व्यक्ति उनके आने की आवाज सुनकर वहां से भाग जाता है। रूथ को हॉस्पिटल ले जाया गया मगर कुछ समय बाद उसने दम तोड़ दिया। रूथ के ऊपर 7 साल पहले ही हमला हुआ था जब वह किसी काम से बाहर जा रही थी। एंड गाइस, उसे जबरदस्ती बैठाने की कोशिश की लेकिन रूथ ने उसका विरोध किया और वहां से भागने की कोशिश की लेकिन पीठ के पीछे से उसे गोली मार दी। उस घटना में बच गई क्योंकि उस बहुत ही भाग्यशाली थी। हालांकि गाइस, ये घटना उस किलर से संबंधित कोई भी आधारित नहीं है लेकिन ये हम बता रहे हैं। एंड गाइस, ये सब इंसिडेंट्स होने के बाद रूथ की हत्या के 8 महीने बाद 29 जनवरी 1960 को अमांडा रोफेलो 73 नाम की महिला की गला दबाकर हत्या कर दी गई और उसकी लाश को उस घर के पीछे दूर मिली। 10 फरवरी 1960 को एन कॉटर 60 नाम की महिला हत्या तब कर दी गई जब वो चर्च जा रही थी। एंड गाइस, ये सब घटना होने के बाद 2 मई 1960 को अल्मारा मिलर 74 वर्षीय नाम की महिला का उनके घर से रेप किया गया और फिर उसे जान से मार दिया गया। एंड गाइस, 13 मई को अपार्टमेंट मैनेजर एल्वी ग्रीन 60 वर्षीय उसके फ्लैट में हत्या कर दी गई और लूटपाट की गई। एंड जांच में पता चला कि उसके साथ भी रेप किया गया। 20 जून को ग्रेस एम मूरबी की हत्या कुछ इसी तरह हुई थी। इस सभी हत्याओं से पुलिस बहुत ही परेशान हो चुकी थी। उनके ऊपर दबाव बढ़ता जा रहा था लेकिन उनके पास हत्यारे से जुड़ा कोई सबूत नहीं था। इसी बीच 26 जून 1960 को एक ऐसा हत्या हो गई। म्यूजिशियन लेग्रॉन 72 की उसके घर में रेप किया गया और फिर चादर से गला दबाकर उसकी हत्या कर दी गई। लेकिन इस बार हत्यारा स्पष्ट रूप से देखा गया। मर्सिडीज की सहेली और रूम पार्टनर एडेला विलियम स्टोर से काम खत्म करके एक व्यक्ति उसके साथ अपार्टमेंट में बाहर जाते दिखा। वह व्यक्ति एक अश्वेता था जिसकी लंबाई 6 फीट के आसपास थी। वजन लगभग 70 kg का था। काले कलर का धूप का चश्मा पहने हुए था और एक सफ़ेद कलर की गेंद उछाल रहा था। एंड गाइस, कातिल के हुलिया के बारे में मीडिया को जब बातचीत पहुंची, उसका नाम द बाउंसिंग बॉल किलर पड़ गया। पुलिस ने इस व्यक्ति को स्केच बनवाया और शहर में अलग अलग जगहों पर चिपका दिया। कुछ ही दिन में पुलिस को खबर मिली स्केच से मिलता जुलता एक व्यक्ति मॉल में देखा गया जिसके हाथ में भी रबर की सफ़ेद बॉल थी। पुलिस मौके पर पहुंचकर उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया। इसका नाम नोबल हार्पर था जो कि बस धोने का काम करता था। उसका चेहरा हुबहू स्केच वाले व्यक्ति से मेल खा रहा था लेकिन इसकी लंबाई उस व्यक्ति से कहीं अधिक थी। जांच में बात साफ हो गई कि यह व्यक्ति नहीं है जिसकी पुलिस को तलाश है। उसी 2 दिन बाद उसे रिहा कर दिया गया। एंड गाइस, 10 जुलाई को सैन डिएगो में एक राजमिस्त्री को गिरफ्तार किया गया जिसकी शक्ल स्केच वाले व्यक्ति से हुबहू मिलती थी। उसके जूते भी उस व्यक्ति से मेल खा रहे थे जिसके बारे में एडेला विलियम्स ने पुलिस को बताया था। लेकिन इस व्यक्ति के खिलाफ कोई भी ठोस सबूत नहीं मिला। इसके कारण इसको भी छोड़ना पड़ा। कुछ दिन बाद किसी कॉलेज के अपार्टमेंट में एक महिला का चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी जिसके तुरंत बाद पुलिस को सूचित किया गया। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो रेमंड वाल्ड क्लेम्स 35 के नाम व्यक्ति उसी जगह पर अपनी गाड़ी में बैठाते हुए देखा गया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और आसपास की जगहों में तलाशी ली गई। नीना टी थ्रोन 90 नाम की महिला की लाश पुलिस को मिल गई जिसकी हत्या कर गला दबाकर की गई थी। एंड गाइस, क्लेम्स ने इस हत्या की जिम्मेदारी ली और क्लेम्स ने पुलिस को बताया कि नीना को उसने अपनी कार में लिफ्ट दिया था और उसे बताया कि मैं ही बाउंसिंग बॉल किलर हूँ। पुलिस को अब आम सुराग मिल चुका था। उन्होंने क्लेम्स का पॉलीग्राफ टेस्ट लेने का फैसला लिया। इसमें उसने नीना की हत्या की बात को कबूली की लेकिन बाउंसिंग बॉल किलर वाली बात उसने झूठ बोली थी। नीना के कत्ल का दोष
क्लेम्स के ऊपर लगा दिया गया और उसे उम्र कैद की सज़ा दे दी गई। लेकिन पुलिस को जिस सिरियल किलर की तलाश थी वो अभी भी उनकी गिरफ्तार में नहीं था। संदेह के आधार पर कुछ व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया, लेकिन सबूतों के कारण उन्हें छोड़ दिया गया। समय के साथ हत्याएं कम होती गई और धीरे धीरे लोग जहन से उतर गया। सिरियल किलर आज भी इस रहस्य बना हुआ है कि द बाउंसिंग बॉल किलर कौन था। द बाउंसिंग बॉल किलर आखिर है कौन। तो थोड़ी सी वीडियो इन्फॉर्मेशन लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना।